Companies Act 2013 governed with the provisions regarding registration of charges, and the sections which are covered under the chapter are starting from 77 to 87, and the rules are given under Companies Registration of Charges Rules 2014, and the form will start with the nomenclature CHG. So first we have to understand what do you mean by the charge. So charge is any kind of security. Security का मतलब क्या होता है? Security is something whenever a person approaches some bank or financial institution for the financial assistance, then the bank can give loan to that person either as a secured loan or as a unsecured loan. तो जब वो एज अ सिक्योर्ड लोन देता है तो उसमें जो सिक्योरिटी क्रिएट होती है, चार्ज मीन्स एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का मतलब जैसे कोई पर्सन ए है या फिर एक्स लिमिटेड ले लो, कोई भी पर्सन होता है, पर्सन कोई भी हो सकता है, इधर इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन. अगर वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करता है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको लोन दे सकता है, एंड द लोन कैन बी आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. लोन सिक्योर्ड हुआ तो वो अपनी किसी प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट करता है. अगर अनसिक्योर्ड हुआ तो किसी भी तरह का कोई क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी नहीं होता है इस केस में. लेकिन अगर वो सिक्योरिटी क्रिएट करता है तो सिक्योरिटी भी हमारी 3 तरीके की होती है. फर्स्ट इज़ मोर्टगेज, second is pledge, and third is hypothecation. Mortgage means creating a charge on a property which is in the nature of immovable property. Pledge होता है movable property के फेवर में, and hypothecation is also for the movable property. तो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो प्लेज होता है उसमें पोजेशन ट्रांसफर्स फ्रॉम द बोरोअर टू लेंडर, और यहाँ पे पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं होता. हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेज एंड द हाइपोथिकेशन. अंडर द प्लेज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कोई पर्सन है, वो किसी दूसरे पर्सन को अप्रोच करता है कि तू यार मेरे को इतने पैसे दे दे. तो वो इस केस में बोलता है कि तुझे अपनी कोई ज्वेलरी जिसको कि हम मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ज्वेलरी को गिरवी पे रख के उससे पैसे ले लेता है. तो ये हमारा केस हो गया प्लेज का. और इसमें क्या हो रहा है? पोजेशन ट्रांसफर्स. जो बोरोअर है जिसने बोला था कि तू मुझे पैसे दे दे, ए को बोला था तू मुझे पैसे दे दे बी ने, तो इस केस में बी ने जो अपनी ज्वेलरी थी वो ए के पास गिरवी में रख दी थी. तो डैट मीन्स पोजेशन ट्रांसफर्स फ्रॉम द बोरोअर टू लेंडर. एंड जो दूसरा केस होता है वो हाइपोथिकेशन होता है. हाइपोथिकेशन आपने जनरली देखा भी होगा, जैसे हम कोई कार लेते हैं या कोई भी तरीके का व्हीकल लेते हैं, वो हम या तो सारा लमसम पे करके ले लेते हैं या फिर फिनेंस करा लेते हैं. अगर हम फिनेंस कराते हैं उसको, तो उस केस में क्या होता है, हमारे जो पोजेशन होता है वो तो बोरोअर के पास ही रहता है. बोरोअर मतलब जैसे मान लो आपने लिया तो आप इस केस में बोरोअर हो गए, और लेंडर वो हो गया जिस बैंक से आपने फिनेंसिंग कराई है. मान लो तुमने किसी भी बैंक को ले सकते हैं, XYZ, इट कैन बी आइदर यूनियन बैंक और PNB और एक्सिस बैंक और एट्सेट्रा. सो इस केस में क्या होता है, पोजेशन रिमेन्स विद द बोरोअर. आपने लिया कार, तो उस केस में आप कार तो आपके पास ही रहती है, आप बोरोअर हो, और आप टाइमली उसके इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हो, और लोन पे ऑफ हो जाता है तो आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पे लोन. ठीक है. तो ये होता है हाइपोथिकेशन, जिसमें पोजेशन रिमेन्स विद द बोरोअर एंड डज नॉट पासिस टू द लेंडर. सो ये हो गया हमारा चार्ज का कॉन्सेप्ट. ठीक है. चार्ज इज़ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को बनाने का पार्लियामेंट और हमारा जो लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं उसका क्या मतलब उसने क्या सोच के ये चैप्टर बनाया होगा, वो ये है. जैसे मान लो ABC लिमिटेड कोई कंपनी है. वैसे तो ये कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन और इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात करेंगे वो रिगार्डिंग कंपनी के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग ही पढ़ते हैं. करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो होगा रेस्ट्रिक्टेड टू कंपनीज ओनली, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो किसी कंपनी के ऊपर ही अप्लाई होते हैं. और हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ABC लिमिटेड कोई कंपनी है,
उसने अप्रोच करा यूनियन बैंक को फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यूनियन बैंक उसको रेडी हो गया लोन देने के लिए, लेकिन जो लोन था उसका नेचर था सिक्योर्ड लोन। जैसे कि सिक्योर्ड था तो एबीसी ने अपनी किसी एक प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज क्रिएट करा इन फेवर ऑफ यूनियन बैंक। तो क्या होता है, तो हमारे जो सेक्शन 77 है, सेक्शन 77 ये बोलता है कि जब भी कोई बोरोअर अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में किसी के फेवर में कोई सिक्योरिटी क्रिएट करता है तो उस चीज़ की जानकारी इंटीमेशन देनी होती है टू द आरओसी, और जो देनी होती है बाय फाइलिंग द फॉर्म CHG 1 विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। ठीक है, जो एबीसी ने फॉर्म फाइल करा है CHG 1 विद इन 30 days टू द आरओसी, इससे क्या होता है, इससे ये होता है आरओसी के रिकॉर्ड्स में इस चीज़ की इंटीमेशन आ जाती है कि एबीसी ने अपनी किसी प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट कर चुका है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में। और इससे क्या होता है, जैसे कि मान लो एबीसी लिमिटेड ने एक लोन लिया है जिसकी वैल्यू मान लो थी 20 करोड़। तो इसने किसी अपनी प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज क्रिएट किया जिसकी वैल्यू थी 25 करोड़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड को और फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो ये जाता है एक्सिस बैंक के पास, बोलता है कि मुझे लोन दे दो। तो उसमें क्या होता है, और लोन का अमाउंट मान लो बोलता है 20 करोड़ और चाहिए, तो ये भी सेम वही बोलता है कि किसी प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट करो। तो इस केस में एबीसी लिमिटेड चालाकी खेल सकता है और बोल सकता है कि ठीक है, मैं अपनी ये प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी सिक्योर्ड मतलब ऑलरेडी कर चुका है किसी और के फेवर में क्रिएट सिक्योरिटी क्रिएट कर चुका है, वो उसी प्रॉपर्टी को दोबारा से एक्सिस बैंक के फेवर में भी वो कर सकता है, मतलब बोल सकता है कि हाँ ठीक है, मैं एज अ सिक्योरिटी अपनी ये वाली प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या होता है, एक्सिस बैंक का कहीं ना कहीं भाई नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी क्रिएटेड है सिक्योरिटी, वो दोबारा से कैसे कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है, जो एक्सिस बैंक होता है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब जैसे हम कोई एक्शन लेने वाले हैं उससे पहले हमें उसके देखने पड़ते हैं कि मतलब कि हमारा एक्शन सही है या नहीं है। जैसे कि हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उससे पहले हम सारी चीज़ें चेक करते हैं कि वेदर उसके सारे टैक्सेस पेड हैं या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड हैं या नहीं है। तो उसी तरीके से एक्सिस बैंक भी एक ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कराएगा अपनी टीम की मदद से या फिर प्रैक्टिसिंग सीएस की मदद से जिससे पता चलेगा कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं है। और जो क्योंकि इंटीमेशन उसने दी थी आरओसी को, तो ये आरओसी के रिकॉर्ड्स में आ जाता है और ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। कोई भी पर्सन इसे इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए वही इंस्पेक्शन फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है। तो मान लो उसने कंडक्ट कराया, और इसकी मदद से क्या होता है, एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट भी अफेक्ट नहीं होता और वो एक वेल इन्फॉर्म डिसीज़न ले पाते हैं कि उसे इसको दोबारा से लोन देना है या नहीं देना। तो ये केस होता है चार्ज का। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में यही बताया गया है कि किस तरीके से हम एक इंफॉर्मेशन को पब्लिक में लाते हैं जिससे कि सब बंदों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, वेल इन्फॉर्म डिसीज़न ले सकें। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। हाँ, इस चैप्टर के सेक्शंस जो हैं सेक्शन 77 to 87 है। तो इसमें सिर्फ क्रिएशन के बारे में नहीं बात की गई, इसमें मॉडिफिकेशन के बारे में और सेटिस्फैक्शन के बारे में भी बात कही गई है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मान लो इसका 20 करोड़ का था। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो इसकी ये प्रॉपर्टी हमने पहले लिया था 20 करोड़, मान लो ये 100 करोड़ की थी प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो ये इसी प्रॉपर्टी के फेवर में एक और लोन ले सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मान लो इसने 20 करोड़ का लोन लिया था यूनियन बैंक से, तो अब तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 100 करोड़ है, तो ये अभी 80 करोड़ तक का और लोन ले सकता है। 80 नहीं, उससे कम ही, क्योंकि क्या होता है इन्फ्लेशन और अदर फैक्टर्स की वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू बाद में डाउन भी हो सकती है, इसलिए बैंक थोड़ा मार्जिन लेके चलता है। तो वो लेस देन 80 करोड़ तक का भी, मान लो 70 करोड़ तक का भी लोन ले सकता है एक्सिस बैंक से, अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 करोड़ हम लेते हैं तो। ठीक है, तो हाँ, इस चैप्टर में मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग भी कहा है सेटिस्फैक्शन। मॉडिफिकेशन इज़ समथिंग कि तुमने ऑलरेडी क्रिएट करी प्रॉपर्टी पे चार्ज और बाद में तुमने फर्दर कुछ मॉडिफाई करा या फिर किसी और के फेवर में भी कर दी या फिर किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन करे, तो उस बात की जानकारी भी आरओसी के पास जाती है। ठीक है,
फिर थर्ड होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि लोन पूरा पे हो चुका है और उसका जो चार्ज है वो ख़त्म हो चुका है, तो इस केस की जानकारी भी जाती है आरओसी के पास। तो मतलब आरओसी के पास क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन सब चीज़ों की जानकारी होती है, सो डैट अगर कोई तीसरा बंदा आके दोबारा उसी कंपनी को लोन देना चाहता है तो वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सके। तो चैप्टर में यही सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। बाकी जनरल सा चैप्टर है, बस एक कॉन्सेप्ट समझना होता है। बाकी उसमें सिर्फ यही दिया गया है कि कितने दिन में फॉर्म फाइल होता है, कौन सा फॉर्म होता है, कौन सी अथॉरिटी के साथ होता है। साथ में अगर तुमने 30 डेज़ में नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 30 डेज़ में भी कर सकते हैं आप विद सम एडिशनल फ़ीस। उसके बाद एड वॉलरम फ़ीस आ जाती है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जो कि बहुत बेसिक से हैं, लेकिन बस यही था इसमें चार्ज का कॉन्सेप्ट समझना। तो बस यही हमारा पूरा चार्ज का कॉन्सेप्ट है। बाकी हाँ, इसमें ये भी प्रोविजंस दिए गए हैं 77 to 87 जो सेक्शंस हैं, इसमें ये भी दिया गया है कि कंपनीज़ को भी एक रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होता है, और जो हमारा रजिस्ट्रार है डेट इज़ आरओसी, उसको भी एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। बस यही सारी बातें इसमें जनरल से टर्म्स दिए गए हैं, जनरल सी बातें दी गई हैं कि कितने दिन में क्या करना होता है। मतलब इट इज़ मोर ऑफ अ थ्योरी, बट सिर्फ हमें एक ये कॉन्सेप्ट समझना होता है चार्ज का।